Bismillahirrahmanirrahim. The topic we are going to cover in this video is a portion of GIT from Medicine Davidson. Alimentary tract and pancreatic disease में हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम इम्पॉर्टेंट टॉपिक अगेन. इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसलिए क्योंकि इम्पॉर्टेंट ही पढ़ने का टाइम है और इम्पॉर्टेंट ही आते हैं. सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग है. गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग कैन बी अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग या फिर लोअर. अपर में मोस्ट कॉमनली ऐसा सोचा जाता था कि अगर हिमेटोपैसिस हो तो अपर से ब्लीडिंग है, और अगर मलीना हो या मतलब ब्लैक टारी स्टूल्स हैं तो वो लोअर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग है. ऐसा नहीं है. अपर कैन आल्सो प्रेजेंट विद द प्रेजेंटेशन ऑफ मलीना और हिमेटोपैसिस. तो जब भी अपर जीआई ब्लीड होती है उसके कॉजेज़ भी होंगे. मोस्ट कॉमन कॉजेज़ का मैंने निमोनिक बनाया हुआ है यूईआईवी. यूईआईवी में सबसे पहले यू से अल्सर कॉज बाय एनसेड एच पिलोराई 35 to 50% अल्सर्स ही कॉज करते हैं. देन ई से वी हैव इरोजन्स बिकॉज ऑफ द NSAIDs and alcohol. Then we have esophagitis, 10% usually with hiatus hernia, and varices. 10% ये और varices 2 to 9% है liver disease या portal vein thrombosis. बाकी retching that causes malarious tears and cancer of the stomach, esophagus या फिर vascular malformations हो as in ectasias, aortic graft, aortoduodenal fistula के केस में भी bleeding हो सकती है. So these all are the cause of the upper GI bleed. अपर जीआई ब्लीड अगर किसी पेशेंट में हुई है तो सबसे पहले इसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है वो अलग बात है जो हम आगे डिस्कस करते हैं. इसका एक स्कोर है जो हम कहते हैं मॉडिफाइड ब्लैकफोर्ड स्कोर. मॉडिफाइड ब्लैकफोर्ड स्कोर में डिफरेंट रिस्क मार्कर्स हैं. ब्लड यूरिया हमने देखना है उस पेशेंट का. हीमोग्लोबिन देखना है. मेन के लिए अलग स्कोर है, फीमेल के लिए अलग स्कोर है. सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, पल्स पर मिनट, प्रेजेंटेशन विद सिंकपी है कि नहीं है उस लिहाज से उसके स्कोर्स हैं. हिपैटिक या कार्डिक फेलियर, प्रेजेंटेशन विद मलीना, नन ऑफ द अबव. इसका मुताबिक इसको स्कोरिंग करनी है. अगर तो स्कोरिंग इज़ मोर देन 6 तो इसका मतलब है पेशेंट में 50% से ज़्यादा चांसेस हैं कि उसको इंटरवेंशन हमने खुद करनी है इमरजेंसी में. लेकिन अब द स्कोर इज़ लाइक 2 और लेस तो इसका मतलब है कि एडवर्सिटी के चांसेस भी कम है तो इंटरवेंशन करने की ज़रूरत नहीं है. क्लिनिकल असेसमेंट आपने देखनी है अब कि जो उसको उल्टी आई है खून की, लेट सपोज उसका कलर क्या है. इफ़ इट्स रेड तो इसका मतलब मोस्ट प्रोबेबली इट्स फ्रॉम द अपर मतलब स्टमक से या इसोफेगस से. लेकिन अगर ब्लैक है या कॉफी ग्राउंड इट्स फ्रॉम द ड्यूडेनम. पेशेंट का इतना खून लॉस हुआ है कि वो सिंकपी में चला गया है या फिर अगर उसे एनीमिया है तो इसका मतलब उसको कोई पहली एपिसोड नहीं, अंडरलाइन कोई अकल्ट ब्लीडिंग थी उसे, जो क्रॉनिक ब्लीडिंग थी उसे, जो एनीमिया के साथ प्रेजेंट कर रहा है. मेलिना इट्स डार्क टैरी स्टूल्स, स्टिकी ब्लैक स्टूल्स दैट कंटेन ऑल्टर्ड ब्लड एंड दे आर वेरी फाउल स्मेलिंग. फाउल स्मेलिंग क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन के ऊपर अ लॉट ऑफ इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया वो एक्ट कर चुका होता है. तो ये क्लिनिकल असेसमेंट आपने खुद देखनी है. और नाउ कम्स विद द मैनेजमेंट. अब जी जनरल मैनेजमेंट है. सबसे पहले पेशेंट आया तो आपने आईवी लाइन डालनी है. क्लिनिकल असेसमेंट इनिशियली आपने देखनी है कि उसका सर्कुलेटरी स्टेटस कैसा है, टैकिपनी क्या है, हाइपोटेंसिव है, ओलिग्यूरिक है, कोल्ड स्वेटिंग है. इसका मतलब बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका हुआ है. अगर जो पेशेंट है फिर पेशेंट की जर्नल देखें, उसको कोई लिवर डिजीज़ तो नहीं है कि कॉज क्या है. बेसिकली कॉज देखने के लिए जॉन्डिस, कुटेनियस स्टिग्मेटा, एसाइटिस, हेपाटोस्प्लेनोमेगली और कोई और एबनॉर्मेलिटी, कार्डियो रेस्पिरेटरी एबनॉर्मेलिटी, कार्डियोवैस्कुलर, रीनल डिजीज़ ना हो. फिर उसके आपने लैब्स भेजने, सीबीसी, यूरिया इलेक्ट्रोलाइट्स, लिवर फंक्शन टेस्ट, पीटी, एपीटीटी और 2 यूनिट्स आपने ब्लड के रेडी रखने ट्रांसफ्यूज़ करने के लिए, क्योंकि वी डोंट नो ये रीब्लीड भी कर सकता है ऐसा पेशेंट. फुल ब्लड काउंट में आपको में भी एक एक्यूट एपिसोड के बाद हीमोग्लोबिन की कंसनट्रेशन जो है कम ना मिले. इट रिक्वायर्स 6 आवर्स फॉर हीमोडाइल्यूशन, फिर जाके मिल सकती है ऐसी इमेज सीबीसी में कि अच्छा हीमोग्लोबिन कम है. मोरओवर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में बी अ क्लू कि देयर इज़ हाइपरस्प्लेनिज्म इन क्रॉनिक लिवर डिजीज़. हाइपरस्प्लेनिज्म हुई भी है और देयर इज़ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, तो कॉज जो है लिवर है और अल्सर नहीं है. मतलब स्टमक के कॉजेज डिफरेंट कॉजेज को एक्सक्लूड कर सकते हैं. Then we would resuscitate with intravenous crystalloid fluid और फ्लूइड देते हुए we would monitor the patient too. यूरिन आउटपुट और इनपुट ज़्यादातर हेल्प करता है फ्लूइड मॉनिटर करने के लिए. नहीं तो अगर आईसीयू में पेशेंट है तो उसके लिए सीवीपी भी मॉनिटर हम करते हैं. ऑक्सीजन, एंडोस्कोपी विद इन 24 आवर्स इमरजेंसी में एंडोस्कोपी शुड बी परफॉर्म. लेकिन अगर 24 आवर्स के अंदर एंडोस्कोपी नहीं हुई तो फिर 1 महीना वेट करना पड़ता है एंडोस्कोपी करने के लिए. अब 1 महीना क्यों वेट करना पड़ता है? क्योंकि जो इसोफेगस है वो बहुत ज़्यादा वो लीन हो जाती है, थिन हो जाती है बिकॉज ऑफ ब्लीडिंग, और बहुत ज़्यादा मसला हो सकता है अगर हमने 24 आवर्स के बाद की, बिकॉज ऑफ स्कैरिंग एंड फाइब्रोसिस इट कैन लीड टू टीयर. खैर एंडोस्कोपी में क्या करते हैं, एंडोस्कोपी में या तो थर्मली उसे इलेक्ट्रिकल हीटर प्रोब लगा के उसको कॉटराइज करने की कोशिश करते हैं ब्लीडर को, नहीं तो मैकेनिकली एंडोस्कोपिक क्लिप्स लगाते हैं और क्लिप्स के साथ हम इंजेक्शन देते हैं एपिनेफ्रीन का, दैट कॉजेज वैसोकंस्ट्रक्शन, और साथ आईवी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स भी देना है. अगर जो है ब्लीडिंग इज अकरिंग फ्रॉम वेरिसेस जो कि लिवर सिरोसिस की वजह से हैं तो फिर वी गो फॉर बैंड लाइगेशन. वी वुड मॉनिटर द पेशेंट, उसकी पल्स, ब्लड प्रेशर, यूरिन आउटपुट आर्ली. और अगर मेडिकल जो है ट्रीटमेंट फेल कर जाती है या फिर यंग पेशेंट उसको दूसरी एपिसोड हुई है हिमेटोपैसिस की, यहाँ पर जे ब्लीड की, या एक
एडल्टली पेशेंट है, उसको पहली एपिसोड हुई है, ऐसे सिनेरियो में वी प्रेफर टू गो फॉर सर्जरी। और सर्जरी में ड्यूडेनल अल्सर के लिए वी गो फॉर अंडर एनिंग ऑफ अल्सर विद और विदाउट पाइलोरोप्लास्टी। और अगर गैस्ट्रिक अल्सर है तो वी गो फॉर गैस्ट्रिक पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी। एच प्लोरा है, अगर किसी पेशेंट में पॉजिटिव डिटेक्ट होता है तो फिर उसमें रेडिकेशन थेरेपी देनी है, नहीं तो नहीं देनी। और ऐसे पेशेंट्स को या ओवरऑल पेशेंट्स को जिनको गैस्ट्रिक अल्सर की वजह से ब्लीड हुआ है तो एनसेड्स को तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करना। ये है एक जनरल मैनेजमेंट। लेकिन अगर कोई पेशेंट लैंड करता है इमरजेंसी में और उसको नॉन वेरिसल ब्लीड है, ये तो वेरिसिस में है ना कि बैंड लाइगेशन वगैरह करनी है, अगर नॉन वेरिसल ब्लीड है 2 IV कैनुलास डालें, ब्लड काउंट रूटीन बायोकेमिस्ट्री और प्रोफाइल जो कोagulation प्रोफाइल है कि उसके लिए भेज दें, 2 यूनिट्स ऑफ ब्लड रखें रेडी, परफॉर्म आर्ली मेजरमेंट्स ब्लड प्रेशर पल्स वगैरह, और अब उसे IV कोरेस्टोलाइट्स दें ताकि उसकी हाइपोटेंशन टैकीकार्डिया को ट्रीट करें, फिर ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर दें। और मैंने बताया था विदिन 24 आवर्स एंडोस्कोपी करनी और IV प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर देना। इसी दौरान आप ये सोच सकते हैं जो भी उसका कॉज पता लगता है, नॉन वेरिसल ब्लीड का कोई भी कॉज हो सकता है बिसाइड्स लिवर, तो कंसिडर सर्जरी इंटरवेंशन, रेडियोलॉजिकल इंटरवेंशन लाइक आर्टीरियल एम्बोलाइजेशन भी कर सकते हैं अगर री-ब्लीडिंग अकर्स। तो उस सिनेरियो में यू कैन गो फॉर डिफरेंट अप्रोच। ये थी अपर GI ब्लीड। देयर कैन बी लोअर GI ब्लीड टू। लोअर GI ब्लीड कोलॉन, एनल, कैनाल या स्मॉल बाउल से होती है, इसके भी डिफरेंट कॉजेज होंगे डेफिनेटली। स्वीयर एक्यूट कॉजेज में डिवर्टिकुलर डिजीज़ है, मोस्टली हमारे मुल्क में एंजियोडिस्प्लेजिया, इस्कीमिया या माइकल्स डिवर्टिकुलम ज़्यादा होती है, या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़। मॉडरेट्स, क्रॉनिक इन सब एक्यूट कॉजेज, फिशर्स एंड हेमोरॉइड्स देर वेरी कॉमन। फिर IBD आता है, कार्सिनोमा, सॉलिटरी रेक्टल कैन अल्सर, radiation enteritis, angiodysplasia, that's not very common. Large polyps, they are not very common. Fissures and hemorrhoids, they are very common. ऐसे सिनेरियो में there will be melena, रेड और मरून डायरिया एंड इट कैन लीड टू शॉक, इतना ब्लड लॉस हो सकता है। डाइवर्टिकुलर डिजीज इट्स द मोस्ट कॉमन कॉज एंड ऑफन क्यों होता है डाइवर्टिकुलर डिजीज़ में सबसे ज़्यादा लोअर GI ब्लीड, क्योंकि ये डाइवर्टिकुलर है तो उसके माउथ पे जितनी भी आर्टरीज हैं उसकी इरोजन हो सकती है। सो देयर कैन बी इरोजन ऑफ आर्टरी विद इन द माउथ ऑफ द डाइवर्टिकुलम, और इसको हम एंजियोग्राफी या क्लोनोस्कोपी पे डायग्नोस कर सकते हैं। फिर आता है हमारे पास मोस्ट कॉमन एडल्टली जो हमारे मुल्क में एंजियोडिस्प्लेजिया, प्रोक्सिमल कोलॉन में बहुत ज़्यादा होता है, ब्लीडिंग अकर्स एंड इट कैन बी डायग्नोज अगेन बाय कोलोनोस्कोपी। और इसकी ट्रीटमेंट क्या है, एंडोस्कोपी, थर्मल एब्लेशन, नहीं तो फिर रिजेक्ट कर देते हैं उस बाउल के पोर्शन को। फिर बाउल इस्कीमिया बिकॉज ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस ऑफ इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, या किसी भी आर्टरी की एथेरोस्क्लेरोसिस होगी एंड इट कॉजेज बाउल इस्कीमिया, तो वो वाला पोर्शन भी रिजेक्ट करना पड़ सकता है। एंड फोर्थ एंड मोस्ट कॉमन इज माइकल डाइवर्टिकुलम। माइकल डाइवर्टिकुलम में अगर गैस्ट्रिक टिश्यू रह गया, गैस्ट्रिक एपिथेलियम रह गया, तो अल्सरेट कर जाए और इरोड कर जाए एनी मेजर आर्टरी, तो bleeding occurs and it presents as lower GI bleed. It's most commonly considered in children या adolescents who present with profuse या recurrent lower GI bleed. सबक्यूट और क्रॉनिक कॉज में बताया फिशर्स एंड हेमरेज। अगर तो ब्लीडिंग जो है डेफिकेशन के बाद होती है, सबसे ज़्यादा जो रेड ब्लड निकलता है डेफिकेशन के बाद निकलता है, तो इट्स मोस्टली हेमरॉइडल। और अगर जो है ड्यूरिंग डेफिकेशन बहुत ज़्यादा पेन होती है एट द एनल स्फिंक्टर, बहुत ज़्यादा फ्रेश रेक्टल ब्लीड निकलता है, बहुत ज़्यादा फ्रेश रेक्टल ब्लीडिंग होती है, तो उसको हम एनल फिशर, उसका डायग्नोसिस एनल फिशर होता है। दोनों सिनेरियो में देयर इज़ क्रॉनिक लोअर GI ब्लीड और सब एक्यूट होती है और इट रिक्वायर्स अगेन ट्रीटमेंट। और इवन कहते हैं एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो इन पेनफुल एक्सटर्नल एनल फिशर तो पर रेक्टल भी नहीं करते, उसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। नेक्स्ट टॉपिक इट इज़ मैल एब्जॉर्प्शन। मैल एब्जॉर्प्शन में देयर इज़ डायरिया एंड वेट लॉस इन पेशेंट्स जो नॉर्मल डाइट लेते हैं बट उनकी डाइट एब्जॉर्ब नहीं हो पाती। व्हाट इज़ बेसिकली मैल एब्जॉर्प्शन? मैल एब्जॉर्प्शन की मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है कि इट इज़ द इनएडिक्वेट ट्रांसपोर्ट ऑफ वन और मोर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। नॉर्मल डाइट का ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स इंटेस्टाइनल ल्यूमेन से इंटेस्टाइनल एपिथेलियम क्रॉस नहीं कर पाता और पोर्टल सर्कुलेशन में जा नहीं पाता। इट कैन बी बिकॉज ऑफ इंटरल्यूमिनल डाइजेशन, इनडाइजेशन, पैंक्रेटिक डेफिशिएंसी हो गई, बाइल एसिड डेफिशिएंसी या अनकोऑर्डिनेटेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग। म्यूकोजल डिजीज़ अगर कोई एंजाइम डेफिशिएंट है लाइक लैक्टेज डेफिशिएंसी, सीलिएक डिजीज़, ट्रॉपिकल फ्लू, विपल्स डिजीज़, या फिर ट्रांसपोर्ट के मसला है ए बीटा लिपोप्रोटीनीमिया जिसमें फैट नहीं प्रॉपर्ली, ट्राइग्लिसराइड नहीं वो ट्रांसपोर्ट हो सकती है, वैस्कुलर या लिम्फेटिक डिस्टर्बेंस है, इट ऑल कॉज मैल एब्जॉर्प्शन। मैल एब्जॉर्प्शन कैन बी कोलॉनिक, कैन बी मैल एब्जॉर्प्शन की टाइप्स मैंने बता दी, इंटरल्यूमिनल यहाँ पे एंजाइम डेफिशिएंसी है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट डेफिशिएंसी है, बट प्रेजेंट कैसे करती है स्टियाटोरिया, अनडाइजेस्टेड फूड इन द बाउल एंड वेट लॉस एंड न्यूट्रिशनल डिस्टर्बेंसेज। अगर पैंक्रियाटिक प्रॉब्लम्स है तो क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस, कैंसर पैंक्रियाज एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस वुड बी द कॉज। और उसको कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? पैंक्रियाटिक फंक्शन टेस्ट जो इलास्टेज है उससे, फीकल इलास्टेज से। इंटेरोपैथी में सीलिएक या ट्रॉपिकल लिम्फोमा, लिम्फ एंजेक्टीजिया। हाउ वुड यू इन्वेस्टिगेट नाउ दीज कंडीशंस? अल्ट्रासाउंड, CT, MRCP तो पैंक्रियाज को भी डिटेक्ट करेगा। स्मॉल बाउल बायोप्सी
बेरियम्स फॉलो थ्रू या स्मॉल बाउल MRI वुड हेल्प इन द डायग्नोसिस के माल एब्जॉर्प्शन की कॉज अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में पेशेंट वुड प्रेजेंट विद अ लॉट ऑफ डेफिशिएंसीज लाइक ए लॉट ऑफ डेफिशिएंसीज। इसमें से जो एक डेफिशिएंसी है जो हम लोगों को नहीं सुनने में मिलती है वो एक्रोडर्माटाइटिस एंटेरोपैथिक है, दैट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ जिंक। बाकी काइलोनेशिया वो आयरन डेफिशिएंसी, पैरास्थीसिया, टेटनी बिकॉज ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम डेफिशिएंसी, क्लबिंग, ऑस्टोपेनिया ऑस्टोपोरोसिस बिकॉज ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी, स्टियाटोरिया, वाटरी डायरिया, डिस्टेंशन, पुअर वूंड हीलिंग बिकॉज ऑफ सी एंड प्रोटीन जिंक डेफिशिएंसी, पर्परा बिकॉज ऑफ सी एंड विटामिन के डेफिशिएंसी, लिथार्जी, डिप्रेशन ए की वजह से, नाइट ब्लाइंडनेस एंड फॉलिकुलर हाइपरकेराटोसिस, एंग्लोस्टोमाटाइटिस एंड एंग्लोसाइटिस वुड बी ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, B12, B9, B2, आयरन, ब्लीडिंग गम्स बिकॉज ऑफ विटामिन सी डेफिशिएंसी, और पेरिफेरल न्यूरोपैथी मोस्ट प्रॉबेबली बिकॉज जो कि हम पर्नीशियस एनीमिया में पढ़ते हैं B12 डेफिशिएंसी। पेरिफेरल एडीमा क्यों होगा? बिकॉज ऑफ हाइपोएल्बुमिनिमिया। तो ये है मैल एब्जॉर्प्शन का सिनेरियो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ हम चलते हैं और वो है हमारे पास गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। अगर कोई पेशेंट प्रेजेंट करता है विद एपिगैस्ट्रिक पेन दैट इज़ गुड, बट अगर प्रेजेंट करता है एपिगैस्ट्रिक पेन और उसे ब्लड वॉमिट आउट होता है तो वो पेप्टिक अल्सर डिजीज़ की तरफ जाएगा। गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ के दो ही सिम्टम्स हैं, एक रिगर्जिटेशन और एक हार्टबर्न। और ये होता क्यों है? गर्ड होता क्यों? गर्ड होता है इस वजह से या तो इसोफेगस की एम्प्टिंग डिफेक्टिव हो जाती है, लोअर एसोफेगल की टोन जो है वो लोअर एसोफेगस की टोन कम हो जाती है बिकॉज ऑफ रिड्यूस टोन एंड इनअप्रोप्रिएट रिलैक्सेशन, या फिर अब्डोमिनल प्रेशर नीचे से बढ़ जाता है, इंक्रीज अब्डोमिनल प्रेशर स्पेशली इन प्रेगनेंसी बहुत सफ़र करते हैं, डिलेड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, हार्टिस हर्निया इज वन ऑफ द कॉज जो लोअर एसोफेगस टोन को डिस्टर्ब करता है, ओबेसिटी एंड डाइटरी फैक्टर्स दे आर आल्सो द कॉजेज। फिर फर्दर एक और चीज़ के इम्पेयर्ड न्यूट्रलाइजेशन बाय बाइकार्बोनेट एंड सलाइवा, वो स्टमक में इम्पेयर्ड न्यूट्रलाइजेशन और प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ रिफ्लेक्स टू। हार्टिस हर्निया हमने यहाँ पढ़ा, हार्टिस हर्निया ऑफ टू टाइप्स, एक तो रोलिंग है जो पैराइसोफेगियल हर्निया है, पैराइसोफेगियल मतलब इसोफेगस का लोअर इसोफेगियल स्फिंक्टर वहीं रहता है, डायफ्राम में एक और ओपनिंग से है वो बाहर आ जाता है स्टमक का फंडस पोर्शन। दूसरा है स्लाइडिंग, स्टमक का फंडस पोर्शन इसोफेगियल ओपनिंग से ही बाहर आता है और लोअर इसोफेगियल स्फिंक्टर ऊपर चढ़ा जाता है, तो उसकी टोन ने डिस्टर्ब होना ही होना था। क्लिनिकल फीचर्स मैंने बताया इसके दो ही है, एक हार्टबर्न और एक रिगर्जिटेशन। इसे हम कहते हैं एसिड रैश, मतलब मुंह में ऐसे खट्टा फील होना, जब सो के उठते हैं पेशेंट से पूछते हैं ऐसा खट्टा फील होता है, वो कहता है हाँ फील होता है, बिकॉज इट इज़ प्रोवोक्ड बाय बेंडिंग, स्ट्रेनिंग एंड लाइंग डाउन। तो रिगर्जिटेशन अगर रुकू सजदे में जा रहा है या ऐसे एकदम खाने के बाद सो जाता है तो उसको रिगर्ज होगा ही होगा, इसलिए पेशेंट कहते हैं घंटे बाद, खाना खाने के घंटे बाद जाके सोएं। फिर एसिड जब गले में आता है या एसिड के ऐसे स्टिमुलेशन फील होता है कि खट्टा कुछ गले में आ रहा है तो वो स्लाइवरी ग्लैंड, सबको स्लाइवरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है, हाइपर सिक्रीशन कराता है स्लाइवरी ग्लैंड से, दैट कॉजेज वाटर ब्रश इन द माउथ, इसे वाटर ब्रश कहते हैं। पेशेंट देर ऑफन ओवरवेट। अच्छा ये तो हो गया ना टिपिकल क्लिनिकल सिम्टम्स हार्टबर्न। जो ये टिपिकल सिम्टम्स हैं आप देखें, जो एसिड कंटेंट्स है वो आ रहा है फेरिंग्स में, आ रहा है लैरिंग्स में, इट कॉजेज लेरेंजाइटिस, इट कॉजेज क्रॉनिक कफ, एस्थमा, एटिपिकल एस्थमा की प्रेजेंटेशन हो सकती है, या फिर इतना ज़्यादा आपकी गैस्ट्रिक पेन हो रही है कि एटिपिकल कार्डिक पेन प्रेजेंट कर सकती हैं, चेस्ट पेन, दैट इज़ डिस्फेजिया और डिंगोफेजिया, या फिर एस्पायरेशन निमोनिया हो सकता है ना, अगर वो जो रिफ्लेक्स आया मुंह में आया है तो इट इज़ इनहेल, तो एस्पायरेशन निमोनिया प्रेजेंट कर सकता है। फर्दर कॉम्प्लिकेशन गर्ड से क्या क्या हो सकता है? इट कैन कॉज इसोफेजाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द इसोफेगस दैट कैन फर्दर लीड टू स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, या फिर इसोफेगस की जो पूरा इसोफेगस है वो स्क्वैमस एपिथेलियम से लाइंड है और जो है हमारे पास स्टमक वो कोलमनर एपिथेलियम से लाइंड है। तो इसोफेगस का तो लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर और लोअर जो 1/3 है उसमें मेटाप्लेजिया हो सकता है बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट इरिटेशन बाय द एसिड, कोलमनर लाइंड इसोफेगस बन सकते हैं, देयर इज मेटाप्लेजिया, squamous epithelium is changed to cuboidal या columnar epithelium that is called Barrett's esophagus. Barrett's esophagus serves as a home ground for adenocarcinoma to develop, तो यहाँ कैंसर भी हो सकता है। मैनेजमेंट, फिर Barrett's esophagus की मैनेजमेंट लिखी हुई है कि ऑब्वियसली आप उसको ना रिग्रेस कर सकते हैं ना सप्रेस कर सकते हैं, तो उसका ये ट्रीटमेंट ये सिम्टोमेटिक ही है। सिम्टोमेटिकली वी विल ट्रीट द स्ट्रक्चर्स बाय रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन, एंडोस्कोपिकली, फोटोडायनामिक थेरेपी से, और अगर एनीमिया है, अच्छा गर्ड की वजह से अगर एनीमिया है जैसे आयरन B12 B9 एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को पूरा उसको मेकअप द डेफिशिएंसी बाय गिविंग सप्लीमेंट्स। बेनाइन ओसोफेगल स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं तो ऑब्वियसली अगेन से फाइब्रो स्ट्रक्चर्स को हम विल कट देम डाउन थ्रू एंडोस्कोपी। गैस्ट्रिक वॉल्वुलस कैन बी फाउंड, वॉल्वुलस हार्टिस हर्निया को यहाँ कह रहे हैं कि हार्टिस हर्निया कैन बी फाउंड एंड दैट कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्फेजिया एंड स्वीट चेस्ट पेन, वॉमिटिंग। हाउ वुड यू इन्वेस्टिगेट कि गर्ड है?
क्योंकि पेन हो रही है, हाउ डू इन्वेस्टिगेट गट? एक तो ये कि कार्डिक प्रेजेंटेशन पर्सन ऐसे हैंड के साथ आता है कि क्रशिंग पेन है और पॉइंट नहीं करेगा। गट में मोस्टली पेशेंट जो है पॉइंट करते हैं कि अच्छा यहाँ एपिगैस्ट्रिक पेन है और हर उम्र का बच्चा आ रहा है अब तो अगर यंग पेशेंट है लेस देन 50 to 55 ईयर्स तो उसको कोई इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है। अब फ़ौरन उसको जो है एम्पिरिकल थेरेपी पीपीआई एंटीसाइड्स या H2 एंटागोनिस्ट स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर 50 से 55 ईयर्स की एज में है पेशेंट तो उसकी आपने सबसे पहले करनी है एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी इज़ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। एंडोस्कोपी के बाद उसके फर्दर इन्वेस्टिगेशन में आप पीएच मॉनिटरिंग कर सकते हो 24 आवर्स, मैनोमेट्री के LAS की टोन कैसी है, या फिर जो हर जीआई के लिए हर उसके लिए आप आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ बेरियम स्वॉलो। हाउ वुड यू मैनेज? मैनेजमेंट इज़ सिंपल। मैनेजमेंट का एक सिंपल सा चार्ट है। सिम्टम्स देखिए, आपने उसे दिया एंटीसिड्स के ऊपर आपने दिया पीपीआई। आपने देखा अगर वो पीपीआई से ठीक हो रहा है तो फिर फाइन, पीपीआई दिए, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट दिए या एंटासिड्स दिए, वो पीपीआई से ठीक हो रहा है। लेकिन अगर पीपीआई से रिफ्रैक्टरी है, वो नहीं ठीक हो रहा है पीपीआई से, यहाँ पर मेडिकल ट्रीटमेंट सारी फेल कर जाती है ऐसी कंडीशन में, तो फिर आप करते हैं एंटी रिफ्लेक्स लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, दैट इज़ निसेंस फंडोप्लाइकेशन, और पार्शियल मोस्ट प्रोबेबली करते हैं निसेंस फंडोप्लाइकेशन। ठीक। व्हाट आर द अदर कॉजेज ऑफ एसोफेजाइटिस? इन्फ्लेमेशन एसोफेगस की कौन कौन कर सकते हैं? तो गट करता है। दूसरा इन्फेक्शन कर सकते हैं, इन्फेक्शन लाइक शगास डिजीज़, HIV, या कोई भी क्रोसिव हमने को पेशेंट इनटेक कर लिया, ड्रग्स, liquid preparation of these drugs like bisphosphonates causes esophageal ulceration. Eosinophilic esophagitis, eosinophilic esophagitis more common in children, or allergy condition means a lot of eosinophils. It is characterized by eosinophilic infiltration in the esophageal mucosa. A lot of eosinophils are found in this eosinophilic esophagitis that are the cause of esophagitis. फिर मोटिलिटी डिसऑर्डर में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर था फ्रेंजल पाउच, तो ज़ेंकस डायवर्टिकुलम इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट एकेलेजिया कार्डिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ये UHS 2020 पेपर में आया भी हुआ है। Okay, the question here says the 38-year-old patient present with the complaints of dysphagia for solids for 6 years and regurgitation of food and saliva for 2 months. The patient had now developed dysphagia for both solids and liquids. सबसे पहले उसे solids को, अब उसे liquids को भी हो गए। The patient had history of some weight loss but no anorexia. उसे भूख लगती है प्रॉपर, लेकिन वो चूँकि खुद ही पेशेंट्स रिफ्रेन करते हैं या फिर चलने फिरने से इनकी इम्प्रूव हो जाती है, तो खुद ही पेशेंट जो है वो रिफ्रेन करते हैं कि ना ज़्यादा ना खाएँ, और अगर खाएँ तो ज़्यादा चलें फिरें। No previous history of corrosive ingestion or instrumentation. He is non-smoker, non-alcoholic. Physical examination of the patient reveals no abnormality except mild anemia, क्योंकि वो खाना सही से खा रहा है। Diagnosis एकलेजिया कार्डिया. Investigation for confirming diagnosis और management पूछी हुई है। अब एकलेजिया कार्डिया में जैसे वहाँ गर्ड में था ना कि LAS की टोन डिक्रीज़ हो गई, यहाँ LAS की टोन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। हाइपोटोनिक लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर बन जाता है, विच लीड्स टू फेलियर, कि अगर कोई बोलस आया तो स्वॉलिंग वेव के साथ वो रिलैक्स कर पाए, एंड देयर इज फेलियर ऑफ प्रोपोगेटेड इसोफेगल कंट्रैक्शन लीडिंग टू प्रोग्रेसिव डायलिटेशन ऑफ द गुलट। इसोफेगस अब जो है मैगो इसोफेगस बनती जा रही है, क्योंकि लोअर इसोफेगस खुल नहीं रही। वो क्यों नहीं खुल रही? देयर इज डिफेक्टिव रिलीज ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, जो कि इनहिबिटरी न्यूरॉन्स ने रिलीज करनी थी लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर को रिलैक्स करने के लिए, और मोर ओवर दैट इज लॉस ऑफ डॉर्सल वेगल न्यूक्लियाई विद इन द ब्रेन स्टेम दैट कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड इन लेटर स्टेजेस। फर्दर इन्फेक्शन विद ट्रैपनोसोमा क्रूजी जो हमने पढ़ा था, वो शगास डिजीज मैगोइसोफेगस इन्फेक्टिव कॉजेज भी हो सकती है ये एकलेजिया कार्डिया की। क्लिनिकल फीचर मोस्ट कॉमनली डिस्फेजिया ही है। पहले उसे सॉलिड्स कौन है, फिर उसे लिक्विड्स कौन है। अब चूंकि लोअर एसोफेगस टोन इतनी ज़्यादा भरी हुई है तो रिगर्जिटेशन या हार्ट बर्न इज़ अनकॉमन, बट हो भी सकता है, जैसे इस सिनेरियो में मैंने डिस्कस किया कि था एकलेजिया कार्डिया। अब खाना जो है पड़ा हुआ स्टमक इसोफेगस में गुलट में इरिटेशन कॉज करेगा। इट कैन फर्दर लीड टू स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ऑफ द इसोफेगस 2, और बहुत फेटेड ब्रेथ, मतलब बहुत फेटेड स्मेल आएगी पर्सन से अगर वो पर्सन आपके पास बैठा हुआ है बोल रहा है, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा रॉटनिंग हो जाती है फूड की आफ्टर स्टेइंग इनटू द गुलट फॉर अ लॉन्ग टाइम। इन्वेस्टिगेशंस, सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन एंडोस्कोपी, रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, चेस्ट एक्सरे देख सकते हैं, मैनोमेट्रिक स्टडीज़ कि सूडो एकलेजिया तो नहीं है, क्या पता फंक्शनल एकलेजिया ड्यू टू एंग्जाइटी या कोई भी और स्ट्रेस की वजह से। बेरियम swallow, it shows tapered narrowing of the lower esophagus in the late disease, and the esophageal body is dilated, aperistaltic and food filled. तो बेरियम swallow इज़ वन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो कंफर्म करता है। यहाँ रैट टेल अपीयरेंस दिखती है कि ये पूरा अगर इसोफेगस है तो यहाँ उसकी रैट टेल हो जाएगी, बंद हो जाएगा लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर के टोन पे, मतलब टोन चूँकि बड़ी हुई है तो इस लेवल पे बंद हो जाएगा और ये इतनी बड़ी मैगो इसोफेगस बन जाएगी। तो इट अपीयर्स एज अ रैट टेल अपीयरेंस या बर्ड की बीक ऐसे खुलती है ना, बर्ड बीक अपीयरेंस, ऐसे बर्ड बीक अपीयरेंस।
यहाँ लिखा हुआ मैनोमेट्री कंफर्म्स द हाई प्रेशर नॉन रिलैक्सिंग लोअर इसोफिगल स्फिंक्टर एंड पुअर कंट्रैक्टिलिटी ऑफ द इसोफिगल बॉडी। तो कंफर्मेशन के लिए मैनोमेट्री कर सकते हैं। मैनोमेट्री, बेरियम स्वैलो, दे आर वेरी हाईली रिलायबल टेस्ट। हाउ वुड यू मैनेज? ये एंडोस्कोपिकली या तो हम न्यूमेटिक ब्लूम डायलेटेशन यूज़ कर सकते हैं, बोtulinum टॉक्सिन का इंजेक्शन लगा सकते हैं टू रिलैक्स द मसल्स। नाइट्रेट्स कुड बी रिलीज, जो कि इनहिबिटेड न्यूरॉन्स अगर नहीं रिलीज़ कर पा रहे तो नाइट्रेट्स कुड बी गिवन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। नहीं तो सर्जिकल ट्रीटमेंट में हेलर्स मायोटमी करते हैं। हेलर्स मायोटमी में टेक्स 7 hours और मोर। और हेलर मायोटमी से एलियस काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है, तो उसके साथ पार्शल फंडोप्लाइकेशन भी करते हैं ताकि गर्ड के सिम्टम्स ना आएँ। दिस इज़ अबाउट मोटिलिटी डिसऑर्डर्स। नाउ विल गो विद द कॉजेज ऑफ इसोफिगल स्ट्रक्चर। हमने पढ़ा इसोफिजाइटिस होता है, इसोफिजाइटिस कॉजेज स्ट्रक्चर। तो इसोफिगल स्ट्रक्चर के भी कॉजेज वही होंगे जो इसोफिजाइटिस कॉज करते हैं। कौन से? एक तो क्रोसिव हो गया, पोस्ट ऑपरेटिव स्कारिंग, पोस्ट रेडियोथेरेपी, गैस्ट्रोइसोफिगल रिफ्लेक्स डिजीज ऑन टॉप, वेब्स एंड रिंग्स, कार्सिनोम ऑफ द इसोफेगस या कार्डिया, एसिनोफिलिक इसोफिजाइटिस, ड्रग्स, क्रोसिव वगैरह सारे जो इसोफिजाइटिस कॉज करते हैं वो इसोफिगल स्ट्रक्चर भी कॉज